दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आइए शुरुआत करते हैं हमने प्रीलिम मंत्र की डिस्कशन की। इस पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे अहेड ऑफ तेलंगाना इलेक्शन टर्मरिक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड। यानी कि देखिए तेलंगाना में चुनाव से पहले एक टर्मरिक बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें सेंटर ने वेनेसडे को नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन को नोटिफाई किया है, जो कि क्या करेगा, देश भर के जो हल्दी के किसान थे उनकी ये मांग थी बहुत लंबे समय से। अब देखिए इस नेशनल टर्मरिक बोर्ड का एम क्या है, वो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टर्मरिक एंड टर्मरिक प्रोडक्ट इन दी कंट्री। यानी कि जो भी इस देश में हल्दी और हल्दी के प्रोडक्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ पर ध्यान देगा ये बोर्ड। ठीक है। अगर हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें कि ये कैसे बनाई जा रही है, तो इसके अंदर एक चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसके अंदर एक चेयरपर्सन होंगे जिन्हें अपॉइंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से। डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलिटिक्स के एक पर्सन होंगे, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। इसमें फिर एक सीनियर स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे फ्रॉम 3 स्टेट, जो कि रोटेशनल बेसिस पे होंगे। सेलेक्टेड नेशनल और सेलेक्टेड स्टेट इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व होंगे इस रिसर्च के अंदर। कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टर्मरिक फार्मर एंड एक्सपोर्टर्स होंगे और एक सेक्रेटरी अपॉइंट की जाएगी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से। अगर हम बात करें टर्मरिक की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की, तो वो ऑलरेडी महाराष्ट्र है। ठीक है। इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है टर्मरिक का वो महाराष्ट्र है। इसके बाद सेकंड प्रोड्यूसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है। अगर हम देखें तो इंडिया वाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक्सपोर्ट्स ऑफ टर्मरिक, यानी इंडिया जो है वो इन टर्मरिक के मामले में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है। ठीक है। अब देखिए इंडिया जो है प्लस 62% जो है वो वर्ल्ड वाइड एरिया में टर्मरिक में एक्सपेंड करती है अपना। ठीक। इस आर्टिकल में बस इतना ही है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल, ग्रीन शिपिंग प्लान टू पोजीशन मैरीटाइम सेक्टर एज इको फ्रेंडली। देखिए हम सबको पता है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को बहुत सारी चीज़ों से नुकसान होता जा रहा है। ठीक। तो इसी तरीके से जो ग्रीन शिपिंग प्लान है वो नेशनल एक्शन प्लान किया गया है, नेशनल थ्रू दी नेशनल एक्शन प्लान फॉर ग्रीन शिपिंग प्रमोटिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिस एंड इंसेंटिव्स फॉर लो इमिशन शिप्स। ठीक है। यानी कि देखिए इसके अंदर कह रहे हैं कि हम इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएं या फिर जितना भी हो सकता है कि लो इमिशंस को हम स्टार्ट करें, वो इसके अंदर प्लान किया गया है। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक विजन सेट किया गया है कि सेक्टर विजन इन कंपास कर्लिंग पुअर कैपेसिटी, क्लीन एनर्जी फ्यूल हब्स, क्रूज टूरिज्म ग्रोथ, शिप बिल्डिंग एंड रिसाइकलिंग लीडरशिप। इसी में देखिए कि 5000 किलोमीटर का रीजनल वाटरवे ग्रिड शामिल किया गया है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि ग्रीन शिपिंग होती क्या है, ठीक है, अगर हम ग्रीन शिपिंग की बात करें तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको कुशल तरीके से ले जाने की प्रक्रिया जिसका पर्यावरण पर मिनिमल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। ठीक है। जितना हो सकता है हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसा मतलब कोई प्रोसेस यूज़ करें जो कि हमारी जो एनवायरनमेंट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट कम करे। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेल, शिप, ट्रक्स एंड बसेस। इनके थ्रू हम बहुत हद तक क्या कर सकते हैं, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो इसका ऑब्जेक्टिव है जितना हो सकता है कार्बन का यूज़ कम करना है, मिनिमलाइजिंग एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, यानी कि वाटर और एयर पॉल्यूशन को हमें कम करना है। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए जो ग्रीन शिपिंग इनकम्पासेस अ रेंज, इसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएगी, इसके अंदर हमने क्या किया, एक इंटीग्रेटेड सोलर पैनल ऑन शिप्स पे लगाया। हमने रिड्यूसिंग द लिमिट फॉर सल्फर कंटेंट ऑफ फ्यूल ऑयल यूज्ड इन शिप्स। ठीक है। और हमने क्या एक शॉर्ट टर्म गोल बनाया कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जितना हो सकता है यूज़ करना है बाय 2030। ठीक है। इस आर्टिकल में बस हमें इतना ही जानना था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अ रिटेलिंग ऑफ द महाभारत थ्रू द पेंटिंग्स ऑफ अल्लाह बख्श। ठीक है। देखिए अल्लाह बख्श एक पेंटर हैं जिन्होंने अपने पेंटिंग्स के थ्रू क्या किया गया है कि महाभारत को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है गया है। ठीक है।
अब अल्लाह बख्श के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जो ये है, ये अल्लाह बख्श थे, वो राजा जय सिंह उदयपुर, उन्होंने इनको एम्प्लॉयमेंट दिया था अपने यहाँ पर। पहले ये एक कवि के तौर पे वहाँ पर काम करे थे, बाद में इन्होंने अपने आप से इस तरीके से अपने अंदर की एक स्किल को पहचाना, जिसमें उन्होंने ये पेंटिंग्स को पेंट किया। अब ये जो पेंटिंग थी वो मेवाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स थी, ठीक। अगर हम बात करें मेवाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, तो वो क्या होती है? मेवाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स में ब्राइट कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये इंट्रिकेट डिटेल्स होती है, ठीक है। मतलब कि इसमें एक तो कलर्स का जो ऑप्शन है वो बहुत ब्राइट कलर लिए जाते हैं और वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू कोई ना कोई कहानी जताती है, ठीक है। अब देखिए, जो मेवाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स है वो अक्सर ऑफन डिपिक्ट्स होती है रिलीजियस सीन से, कोर्ट सीन से, हंटिंग सीन से और फेस्टिवल सीन से, ठीक है। इस आर्टिकल में बस आपको इतना ही समझना है, क्योंकि देखिए अल्लाह बख्श के बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमें बस इतना ही पता है कि उन्होंने मेवाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स का इस्तेमाल करके महाभारत की सीन्स को जो है इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि वो पूरी स्टोरी टेल कर रही है महाभारत की। इसी को रिटेलिंग ऑफ द महाभारत थ्रू द पेंटिंग्स कहा गया है, ठीक है। अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वुमेन कोटा पंचायत टू पार्लियामेंट। हम सबको पता है कि अभी जो 106 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसमें 1/3 सीट जो थी वो रिजर्व की गई थी लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में फॉर वुमेन, ठीक है। उसको क्या किया गया कि प्रेसिडेंट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। अभी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसके अंदर एक विशेष सेशन के दौरान क्या गया कि उसे प्रेसिडेंट की तरफ से मंजूरी मिल गई है और अब ये पहला कानून बन गया है, जिससे क्या होगा कि अब ये भारत की डेमोक्रेटिकल जो यात्रा होगी, आप उस पर कह सकते हैं कि न्यू चैप्टर की शुरुआत करेगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो था, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, 106 की, तो ये किस मौके पे किया गया है? इट कम्स ऑन 30th एनिवर्सरी और 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। यानी कि इसकी वर्षगांठ के ऊपर ही इस 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लागू किया गया। अब एक बिल में कन्वर्ट हो गया है। अब इस थोड़ा सा अगर हम 73rd और 74th अमेंडमेंट की बात करें, तो इस अमेंडमेंट में भी क्या था कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में बात की गई थी वुमेन की रिजर्वेशन की, ठीक है। इट ऑल्सो मैंडेट रिजर्वेशन फॉर SC/ST बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज पॉपुलेशन एंड इनेबल स्टेट टू रिजर्व सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। अब देखिए, वहाँ पर क्या था कि दो तरह से वर्क किया जाता था। एक होता था एक लेवल, वर्टिकल लेवल होता था, एक हॉरिजेंटल लेवल होता था, ठीक है, जिसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स हुई थी, जिस वजह से कभी इस चीज़ को फॉलो अप ही नहीं किया गया, ठीक है। ये जो हमने कहा कि वुमेन को हम 1/3 रिजर्वेशन दे देंगे, वो कहीं ना कहीं फेल्ड हुआ था उस टाइम पे। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ 106 अमेंडमेंट आप ये जो है एक बिल बन गया है और ये न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में बना है। ये फर्स्ट बिल है न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का, तो आप इसे बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे प्रेसिडेंट ने अपनी मंजूरी दे दी, अब ये बिल में कन्वर्ट हो गया है। इस आर्टिकल में बस इतना ही था। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। We will look at immunity of MPs and MLA Act involve element of criminality। देखिए, एक 1998 का जो 5 जजेस का बेंच था, उसने अपनी जजमेंट दी थी PV नरसिम्हा राव केस में, ठीक है। इसी को री एग्जामिन कर रही थी एक 7 जजेस बेंच, जिसका फैसला जो था वो 4 अक्टूबर को आना था। अब इस वाले केस में क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो ये मामला जो था वो क्या था, हम थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग समझ लेते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। इसमें क्या जो था 7 जज बेंच थी, उसको जो गठित किया गया था वो क्या करती, 1998 के फैसले पर पुनर्विचार करती। अब इस फैसले के तहत क्या होता है कि जो सांसद और विधायकों को घूस के बदले संसद और राज्य विधानसभाओं में वोट देने या भाषण देने के लिए जो अभियोजना से छूट प्रदान थी, उस पे कहीं ना कहीं ये जजमेंट आना था, ठीक है। इसके अंदर
7 जजेस थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या आया, एक मेन चीज़ जो DY चंद्रचूड़ है, उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी एक लिमिट रखेंगे, हम इसे एक पूरी तरीके से एग्जामिन तो करेंगे, लेकिन ये जो मुद्दा है, यानी कि जो MP और MLA हैं, संसद या विधानसभा में जो उनके द्वारा दिए गए वोट या भाषण के संबंध में छूट के हकदार हैं, ऐसे जो मामले हैं, इनसे अगर आपराधिकता जुड़ी हुई है, यानी क्रिमिनलिटी जुड़ी हुई है, तो वो इन सब की जांच करेंगे, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, एक लिमिट में रह के करेंगे। ठीक, क्योंकि ये मामला जो था वो किससे रिलेटेड था, रिश्वतखोरी के मामलों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसीलिए जो हमारे CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि हम उन मुद्दों में प्रवेश नहीं करेंगे, यानी हम उन सारे मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे जो हमारे सामने आए ही नहीं। ठीक है, अगर ये मामला रिश्वतखोरी से रिलेटेड था तो हम बस इसको इसी तक लिमिटेड रखेंगे, इसके अलावा हम इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या किया गया है कि एक जो बहुमत थी वो मिली कि हाँ, इस तरह का केस हुआ कि जो MP है, MLA है, वो संसद में भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत के आरोप में मुकदमा चलाने से उन्हें छूट दी गई थी। ठीक है, देखिए इसके अंदर एक आर्टिकल 105 है जो कहता है नो MP कैन बी प्रोसिक्यूट इन एनी कोर्ट एनी टाइम और सेड और वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट एनी कमेटी। ठीक है, अब यही सीन जो है वो आर्टिकल 194 है MLAs के लिए। अनलेस अ MP और MLA टेक्स ओथ, ठीक है, ही शी कैन नॉट वोट और पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग, ऑल्सो डू नॉट इंजॉय प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज। ठीक है, अब ये इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें कि भाई ना ही तो हम किसी को इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेज देंगे इस तरह के केसेस पर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट ये कहा है कि हम अपने आप को इस जांच में लिमिटेड रखेंगे। अगर ये मामला ब्राइबरी से रिलेटेड था तो हम बस इसे इतनी तक ही रखेंगे, इस पे ही अपना जजमेंट देंगे। इस आर्टिकल में बस इतना ही था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। Supreme Court pulls of Punjab for not considering its part of SYL कैनल। ठीक है, अब देखिए जो SYL यानी कि सतलुज यमुना लिंक है, उसमें हरियाणा ने अपने हिस्से का निर्माण पहले ही कर लिया है। ठीक है, और अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने क्या है, SYL का निर्माण शुरू ही नहीं किया, मतलब पूरा ही नहीं किया है उन्होंने। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकारते हुए कहा है कि भाई आप इस कैनल का जो काम है वो पूरा कीजिए। ठीक है, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल से एक जो लैंड का सर्वे है वो करने के लिए कहा है, ताकि भाई ये चीज़ डिसाइड हो जाए कि ये जो परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है, उससे उसका कितना काम जो है वो प्रोसेस में अभी चल रहा है। ठीक है, उसका कितना प्रोग्रेस हुआ है, इस चीज़ को उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटर को कहा है कि एक हमें लैंड का सर्वे चाहिए। ठीक, अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो 196 में रिकग्नाइजेशन ऑफ पंजाब इट इज़ डिसाइडेड दैट हरियाणा विल गेट शेयर ऑफ सतलुज वाटर, यानी जो हरियाणा था वो सतलुज वाटर को शेयर करेगा पंजाब के साथ में। फिर 1977 में एक लैंड एक्विजिशन स्टार्ट फॉर 214 किलोमीटर सतलुज यमुना लिंक। अब इसके अंदर क्या हुआ कि 122 किलोमीटर जो है वो पंजाब में था और 92 किलोमीटर हरियाणा में चला गया। 1980 में क्या हुआ कि हरियाणा ने अपना पोर्शन जो था वो पूरा कर लिया था, अपना ये जो SYL का काम था वो मैक्सिमम पूरा कर लिया था, लेकिन पंजाब ने तब भी स्किप करके डेडलाइन दे दिया था। तो इसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के पास रिपीटली मूव हो रहा था। अब फिर 2004 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पंजाब अपनी इस कैनल का काम जो है वो पूरा करे। ठीक है, अब वो जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो पास की जा रही थी बार बार इस चीज़ को। ठीक, इसी के लिए अभी हाल फिलहाल लास्ट में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को इस चीज़ के लिए कहा है कि आप अपनी जितनी जल्दी पॉसिबल है SYL कैनल का जो काम है उसे पूरा कीजिए। इसी के लिए उन्होंने सेंटर से ये कहा है कि आप एक लैंड का सर्वे कीजिए, जिसके थ्रू हम जो काम है कैनल के उसकी प्रोग्रेस को हम
जांच पाए। ठीक है, इस आर्टिकल में बस इतना ही है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है डिजास्टर इन सिक्किम, हाउ डू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लोट हैपन। ठीक है, अब देखिए सिक्किम में एक डिजास्टर आया जिसमें क्या हुआ कि ग्लेशियर लेक जो थी वो आउटबर्स्ट हो गई और जिसकी वजह से बाढ़ आ गई। अब ये क्या था कि सिक्किम में एक लेक है विच इज साउथ लोनाक लेक। ठीक है, साउथ लोनाक लेक, ये ग्लेशियर लेक है जो 17,000 फीट नॉर्थ वेस्ट सिक्किम में है। उसमें बाढ़ आई बिकॉज ऑफ इनसेंसेंट रेन। ठीक है, अब इनसेंसेंट रेन क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश का आना, बारिश में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाना, उसको कहते हैं हम इनसेसेंट रेन। अब देखिए असम के जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे उनमें क्या हुआ कि वहाँ जो नदी बहती है वो है तिस्ता, उसका पानी बहुत ज़्यादा हो गया और ये 4 डिस्ट्रिक्ट में फैल गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ग्लेशियर लेक होती क्या है, ग्लेशियर लेक की बात करें तो देयर आर लार्ज बॉडी ऑफ वाटर that sit in front on top of beneath a melting glacier। अब देखिए जो ग्लेशियर पिघल रहा है, ठीक है, हम ये समझ लेते हैं कि कोई बर्फ का टुकड़ा है, हमारे दिमाग में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कोई बर्फ का टुकड़ा है जो धीरे 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 पिघल रहा है। अब वो पिघलेगा तो क्या होगा, उसका वो एक पानी बन के बहेगा। अब वो पानी कहीं ना कहीं जाके ठहर जाएगा, रुक जाएगा, जमेगा। उस जमे हुए पानी से वो जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसी से क्या बनती है, एक लेक बन जाती है। उस लेक को क्या कहा गया, ग्लेशियर लेक कहा जाता है उसको। ठीक है, अब देखिए ग्लेशियर लेक जो होती है दे आर मोस्टली डैम्ड बाय अनस्टेबल आइस और सेडिमेंट कंपोज ऑफ लूज रोक एंड डेब्रिस। ठीक है, दस बिकेम मोर डेंजरस एज दे ग्रो बिगर। ठीक, अब देखिए जो ये लेक होती है, ग्लेशियर लेक होती है, ये डैम्ड होती है, यानी कि पूरी कवर अप होती है किसी बहुत बड़ी आइस के थ्रू या फिर जो सेडिमेंट्स कंपोज के जो पत्थर होते हैं उनके थ्रू वो घिरी हुई होती है। अगर किसी भी वजह से ये आइस या फिर जो पत्थर है जो उसको घेरे हुए है, उस लेक को घेरे हुए, अगर वो कहीं से भी मूव हो जाता है तो वो जो पानी है लेक का वो चारों तरफ फैल जाएगा, यानी कि बाढ़ आ जाएगी, आप एक तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो GLOF है यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लोट। ठीक, इसके रीजंस क्या होते हैं? इसके ना कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी 2 दिन पहले की बात है कि एक अर्थक्वेक आया नेपाल में जो कितने उस पे रेक्टर पे था, 6.2 रेक्टर पे मापा गया था। अब देखिए ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये जो ग्लेशियर लेक है वो फ्लोट कर जाती है। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो गई है। ठीक है, तो ये भी एक कारण होता है इस ग्लेशियर लेक के आउटबर्स्ट हो जाने का। ठीक है, या फिर जो वो या फिर आप कह सकते हैं कि आइस है वो एवलेंच हो गई है। अब देखिए कहीं ना कहीं हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बर्फ के पहाड़ है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेजी के साथ पिघल रहे हैं। ठीक है, इसी की वजह से इस लेक में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। और क्या करेगा, एक लिमिट के बाद उसका जो एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, वो पानी बाहर आ जाएगा। अब इतना ज़्यादा पानी बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं और दूसरी जगहों पे फैलने के लिए असर होगा। तो इसी तरीके से वो बाढ़ को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ मेन रीज़न है जिनकी वजह से ग्लेशियर लेक जो होती है वो उनका आउटबर्स्ट होता है फ्लोट में। ठीक है, बस इस आर्टिकल में हमें इतना ही समझना था। हाँ, ये देखिए जो एक ग्लेशियर लेक थी उसका आउटबर्स्ट हुआ था चरवाई ताल ग्लेशियर लेक इन यूके, यानी कि उत्तराखंड में हुआ था 2013 में। एक बार पहले भी इस तरह का हम केस देख चुके हैं उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, ये भी जो कॉज हुआ था ये भी ग्लेशियर लेक की वजह से था। इस आर्टिकल में बस हमें इतना ही समझना था। नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करेंगे सेंटर हाइक LPG सब्सिडी फॉर उज्ज्वला बेनिफिशियरी बाय 50%। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या है कि इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने क्या किया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए रसोई गैस की सब्सिडी में छूट दी है। यानी कि अब क्या हो गया, 14.2 kg पर आपको 100 रुपीज़ तक की कम से कम बढ़ोतरी दी गई है। ठीक है,
अब इससे क्या होगा कि कम से कम 9.6 करोड़ जो परिवार है उनको ये बेनिफिट मिलेगा। देखिए जो उज्ज्वला योजना थी वो लॉन्च कब हुई थी, 2016 में हुई थी। अब इसके अंदर क्या थे, एलपीजी कनेक्शन टू पुअर हाउस होल्ड, एंड एलपीजी का जो कनेक्शन था वो उन लोगों तक पहुंचाया गया था जो बहुत ही नीचे तबके से आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो अगर हम बात करें, देखिए इसके जो मेन मोटिव थे उसमें क्या 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 चीज़ों को मोटिव रखा गया था। इसके अंदर फर्स्ट मोटिव था कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हम जो कार्बन वगैरह की चीज़ें हैं, हम जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं थी वो क्या करती थी कि लकड़ी पे ही अपना लकड़ी जलाकर अपना खाना वगैरह वो बनाते थे। तो इन सब चीज़ों के लिए ही एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड किए गए टू देम, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की ऐसी चीज़ों का जो भी है यूज़ कम हो सके। हमने कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी ध्यान दिया इस योजना के तहत कि हमने इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की। अब देखिए इसका भी क्राइटेरिया था कि एप्लीकेंट जो होनी चाहिए थी वो वुमेन होनी चाहिए थी और शुड नॉट हैव एनी अदर एलपीजी कनेक्शन इन हाउस होल्ड, मतलब घर में पहले से ही कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंड किया गया था इसे 2018 में टू इंक्लूड 7 मोर कैटेगरी SC ST PM AY AAY मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, टी गार्डनर, फॉरेस्ट डेवलपर एंड आइलैंड्स। ठीक है, इन सारे में क्या किया गया, इसे एक्सपेंड किया गया। ठीक है, आप फर्स्ट रिफिल एंड हॉट प्लेट फ्री, यानी कि जो आप यानी कि जब आप पहली बार अपना इसे सिलेंडर को रिफिल कराएंगे उस टाइम पे वो फ्री है। ठीक है, तो बस इस आर्टिकल में हमें इतना ही समझना था कि इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ने क्या किया गया है कि एलपीजी की जो सब्सिडी थी उज्ज्वला बेनिफिशियर को, उसमें 50% से भी ज़्यादा उनको मिल जाएगी, 50% मैक्सिमम मिल जाएगी। इस आर्टिकल में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।